नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग झोरड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की आरोह पुस्तक हिंदी अनिवार्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 रामनरेश त्रिपाठी पथिक जो रचना है उसके प्रश्नों को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। खंड काव्य है, ये एक भाग है, खंड काव्य है। पथिक कविता रामनरेश त्रिपाठी के पथिक काव्य के किस सर्ग से ली गई है? तो ये जो ली गई है ये प्रथम सर्ग से ली गई है। पथिक किस प्रकार की कविता है? तो पथिक जो है वो आपकी है प्रकृति से संबंधित कविता है। प्रकृति का इसमें चित्रण किया गया है। काव्य युग के अनुसार पथिक कविता किस प्रकार की कविता है? काव्य युग के अनुसार पूछ रहा है ये। कौन से काव्य युग जो था उसके अंतर्गत आएगी? तो ये आएगी स्वच्छंदतावादी। मैं आज आपको सही प्रश्न करवा रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी आप सही प्रश्न करवा दिया करो, प्रश्न हम अपने आप ही पढ़ लेंगे। तो सही उत्तर बताना है आपको। पथिक कविता के नायक का व्यक्तित्व है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है उसका? तो पथिक का जो कविता है उसका जो नायक है वो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति सौंदर्य का प्रेमी है। इसका सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगी निराला, यहाँ किसके बारे में वर्णन है? तो प्रतिक्षण कौन अपना रूप बदल रहा था कविता में? तो प्रतिक्षण जो बादल थे वो छोटे छोटे बादल बड़े हो रहे थे, तो यहाँ बादल शब्द के लिए ये लाइनें आई हैं। नेक्स्ट, सूर्य के सम्मुख कौन नया रूप लेकर नाच रही है? कौन नाच रही थी? तो मैंने बताया था नभ में वारिद माला, ये पंक्तियाँ थी। नभ में वारिद माला यानी बादलों की छोटी छोटी मालाएं बनी हुई थी, वो नाच रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रवि के सम्मुख थिरक रही है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रवि के सूर्य के सामने कौन थिरक सकता है? तो ये कल्पना की गई है मानवीकरण अलंकार, मानव थिरकता है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार दिखाया गया है। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर पथिक के मन में उत्साह क्यों है? वो प्रकृति के सौंदर्य पथिक के मन में उत्साह क्यों है? तो वो न बादलों पर बैठकर आकाश में घूमना चाहता है, इसलिए उसमें उत्साह है। इसका बी ऑप्शन सही होगा बेटा। मल्यानीन शब्द का क्या अर्थ है? तो बताया था ये मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा होती है, उसको बोला जाता है, तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, पंक्ति के अनुसार मनमोहक दृश्य है। तो मैंने आपको बताया भी था, एक फ़ोटो भी बनाई थी, यानी उगते हुए सूरज की फ़ोटो है ये। जब सूरज ऐसे उगता है तो आगे पानी होता है, तो ऐसे लगता है कि वो पानी से निकल रहा है, ठीक है ना। आधा सूरज निकलता है तो ऐसे लगता है पानी से निकल रहा है, तो ये उगते हुए सूर्य का दृश्य है। कवि ने कमला के चमकते हुए सुनहरे मंदिर का कंगूरा किसे कहा है? कवि ने लक्ष्मी माता का जो मंदिर होता है ऊपर कंगूरा होता है, उस पर सूर्य की लाइटें गिरती हैं, है ना, तो ये किसे कहा है? ये सूर्य को कहा है कि इस तरह लग रहा है सूर्य जैसे मंदिर के ऊपर वो कंगूरा हो, सूर्य को कहा गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा में कौन सा अलंकार है? मानो आ रहा है शब्द, और मैंने आपको बताया कि मानो जानो जनु जो आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि ने लक्ष्मी का कंचन मंदिर किसे कहा है? सागर को, बादल को, सूर्य को या चंद्रमा को? तो कहते ना लक्ष्मी ने बिछा दी सड़क अति प्यारी जैसे थे कंचन, तो ये सूर्य। कवि ने लक्ष्मी का कंचन मंदिर किसे कहा है, यानी सोने का मंदिर किसे कहा है? प्रश्न संख्या 14। तो ये सागर ने बिछाई थी, क्योंकि सूर्य की जब लाइट गिरती है सागर पे से, तो वो पीली पीली लाइट ऐसे लग रही है कि जैसे किसी ने वहाँ सड़क बना दी हो, सोने की सड़क बना दी हो, तो ऐसी कवि की कल्पना है। लक्ष्मी जी की सुंदर सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए किसने सोने की सड़क निर्मित कर दी है? ये लीजिए, सेम प्रश्न है, उसका सेम ही उत्तर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सागर ने। इसका उत्तर क्या होगा बेटा? सागर ने। पथिक कविता के अनुसार बताइए कि कौन निर्भीक दृढ़ और गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा बादल नहीं, सागर की लहरें गर्जना कर रही हैं,
तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सागर उत्तर सही होगा इसका। कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं मैं जीव और पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है। तो यहाँ कोने कोने शब्द 2 बार आए हैं, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है किया गया है। लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर है, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है हुआ है। तो यहाँ लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है किया गया है। यमक अलंकार का प्रयोग है लहरों पर लहरों का आना, ठीक है ना। 2 बार शब्द की आवृत्ति और हर बार अर्थ अलग अलग है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, ये प्रश्न कवि ने किससे पूछा है। तो ये प्रश्न उसने अपनी पत्नी से पूछा था, अपनी प्रिया से पूछा था। इसका उत्तर हो जाएगा अपनी प्रिया से पूछा है। पथिक ने किसे अत्यंत सुंदर बताया है। तो किसको अत्यधिक सुंदर बताया है। तो एक के बाद जब एक लहर आती है दूसरी लहर को डुबो देते तो उसको बहुत ही सुंदर दृश्य है बता। जैसे एक लहर आई, आगे वाली लहर जा रही है तो ये इसके ऊपर चली जाती है तो इसको नीचे दबा देती है। तो इस प्रकार का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है बताया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है। तो किस प्रकार का है। तो यहाँ अपेक्ष अलंकार का प्रयोग है किया गया है, क्योंकि यहाँ तुलना की गई और तुलना जहाँ होगी वहाँ पर अपेक्ष अलंकार का प्रयोग। कहो यहाँ से बढ़कर सुख पा सकता है प्राणी, यानी और कहीं पे सुख नहीं है, सिर्फ यहीं है। तो यहाँ अपेक्ष एक पक्ष को यहाँ देखा गया है। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी, पथिक अपनी प्रिय से क्या अनुभव करने के लिए कहता है। सागर के किनारे चमकते हुए सूर्य में लहरों का एक के बाद आने का दृश्य, सागर तल पर निर्मित सुंदर सड़क प्यारी, ठीक है। गंभीर भाव से गर्ज रहे सागर का सौंदर्य या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही हो जाएगा इसका उत्तर, उपयुक्त सभी उत्तर है इसका सही। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, पंक्ति के अनुसार बताइए कि इस पद्यांश में किस गुण का चमत्कार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वो प्रेम भरी बातें कर रहा है, तो प्रेम भरी बातें जहाँ होती हैं वो माधुर्य गुण होता है। तो यहाँ माधुर्य गुण का प्रयोग है हुआ है। जब गंभीर खालिस्तान अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, कौन ढक लेता है। अंधेरा, अंधेरा ही तो ढकता है सबको। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अंधेरा, इसका उत्तर होगा अंधेरा। अंतरिक्ष की छत पर कौन तारों को छिटका देता है। तो कौन छिटकाता है। तारे कब उगते हैं, रात को, और रात में जब अंधेरा हो जाता है तो तारे में दिखाई देते हैं, तो अंधेरा आता है वो छिटका देता है। तो IMP क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, कहीं चंद्रमा उत्तर कर दो। इसका उत्तर होगा अंधेरा, सही उत्तर। समस्तित वंदन जगत का स्वामी मृदुल गति से आता है, ये वाक्य किसके लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगत का स्वामी किसे कहा गया है, बादल को, सूर्य को, चंद्रमा को या अंधेरे को। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर इस पाठ को मैंने पढ़ाया था तो गौर किया था, तो इसका उत्तर होगा सूर्य को कहा गया है जगत का स्वामी। कहीं चंद्रमा मत कर देना, आप ये सोचो कि रात को आता है वो चांद आता है, नहीं। जगत का स्वामी किसको कहा गया है, सूर्य को। सागर के तट पर खड़ा होकर कौन आकाश गंगा के गीत गाता है। तो प्रेम कौन करता है आकाश गंगा से। मैंने प्रेम के रूप में पढ़ाई थी कविता, सूर्य करता है आकाश गंगा से प्रेम, ठीक है। किसके आगमन पर चंद्रमा मुग्ध होकर हंसने लगता है, ठीक है। तो सूर्य के आगमन पर चंद्रमा हंसने लगता है, क्योंकि सूर्य आ जाता है तो चंद्रमा खिल उठता है। किसे देखकर वृक्ष पत्तों और फूलों से सजने लगते हैं, फूल महकने लगते हैं, पक्षियाँ चहकने लगते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है हुआ है। तो देखो यहाँ चंद्रमा कभी भी हंस नहीं सकता, यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल ये प्रेम कहानी, पंक्ति के अनुसार तय कवि अपनी प्रिया से किस प्रेम कहानी के बारे में कह रहा है। तो मैंने बताया था ये प्रकृति का जो सौंदर्य है उस प्रेम कहानी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, सौंदर्य की। यानी सूर्य जो है वो आकाश गंगा से प्रेम करता है। अगर ऑप्शन में सूर्य और आकाश गंगा होता तो ये कर देते, अन्यथा इसका उत्तर ये होगा प्रकृति व सौंदर्य की प्रेम कहानी। जी में है अक्सर बनूं, इसके बनूं विश्व की वाणी, कवि किस दृश्य को अपने शब्दों में व्यक्त कर संसार को सुनना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सागर व सूर्य की प्रेम कहानी को वो सुनना चाहता है।
आहा, प्रेम का परम सुंदर अतिशय सुंदर कवि ने प्रेम का राज्य किसे बताया? प्रकृति को। तो ये तो पता ही है, प्रकृति को बताया, प्रेम यहाँ पे बहुत है, प्रकृति को बताया है। नेक्स्ट, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 89 में। कब हुआ था? 89 में हुआ था। क्या हो गया? 89 में हुआ था। बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो इनकी एक पत्रिका भी आई थी वानर नाम से, है ना। तो ये कौन थे? रामनरेश त्रिपाठी। ये आगे आ भी गई कि इनकी पत्रिका किस नाम से निकली थी? वानर, और बच्चों को वानर ही कहा जाता है। रामनरेश त्रिपाठी किस पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगे थे? तो ये सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर लिखने लगे थे। इनमें कौन सा खंड काव्य नहीं है? खंड काव्य मतलब एक खंड नहीं है वो। मिलन खंड काव्य है, पथिक है, स्वप्न है, अमानसी पूर्ण है। ये पूर्ण काव्य है, खंड काव्य नहीं है, ये पूर्ण काव्य है। रामनरेश त्रिपाठी का फुटकर कविताओं का संग्रह है मिलन, पथिक, स्वप्न या मानसी। तो इसका है जो है मानसी, मानसी है इसका फुटकर कविताओं का संग्रह। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा गांव गांव जाकर अनेक गीतों का संग्रह किस नाम से किया गया? तो ये तो सभी को पता ही है आपको, कविता कौमुदी नाम से किया था इन्होंने। जो गीत गाँव में गाए जाते हैं उनको इकट्ठा कर लिया था और कविता कौमुदी नाम से रचना की थी। रामनरेश की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये प्रश्न मैं कह रहा था कि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मिलन, फिर आएगी पथिक, फिर मानसी, फिर स्वप्न। बिल्कुल पहला ही आंसर इसका सही आंसर है। मिलेगा पथिक किसको? मानसी को, और मानसी सपने देखेगी, ऐसे याद करो। मिलेगा पथिक मानसी को, सपने देखेगी। मिलेगा पथिक मानसी को, सपने देखेगी, ऐसे याद कर लो। मिप, ठीक है, और मास। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी का उपन्यास नहीं है? यानी उपन्यास नहीं है। लक्ष्मी है बिल्कुल, वीरांगना भी है, वीरबाला भी है, सुभद्रा नहीं है। सुभद्रा इनका उपन्यास है, नहीं है। इनमें कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी का नाटक नहीं है? तो वीरांगना इनका नाटक नहीं है, बाकी सारे इनके नाटक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपना पाठ क्या रहेगा? वे आँखें, किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक इन प्रश्नों को रिपीट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।